कि हाँ मैं आपको ये आगे ध्यान, मैं ये समझा रहा था। हाँ, अनुष्का मैडम की बात चल रही थी, ठीक है। बात ये चल रही थी कि दूल्हा किसके लिए ढूंढा था हमने? अनुष्का मैडम के लिए। अनुष्का मैडम के पेरेंट्स ने कहा कि भाई हमें अनुष्का मैडम के लिए एक वर की तलाश है। तो कैसा होना चाहिए वर? तो उन्होंने कहा कि वर होना चाहिए रीजनेबल। अब रीजनेबल कैसे कहेंगे आप? हाँ, उन्होंने कहा कि अच्छा वर होना चाहिए। अच्छे का मतलब क्या है? अगर हम कहें क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए, तो रीजनेबल का मतलब क्या है? हम कब कहें कि दिस क्लासिफिकेशन इज रीजनेबल? आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? आर्टिकल 14 इज सेइंग कि द क्लासिफिकेशन मस्ट बी रीजनेबल, है ना। इसको समझिए, देखिए स्लाइड भी छोड़िए, अब देख पा रहे बेसिक बात समझ रहे। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा? आर्टिकल 14 पढ़ा। आर्टिकल 14 ने क्या कहा? इट गिव्स यू राइट टू इक्वलिटी। हाउ मेनी phrases are? 2 phrases are there. Right to equal protection of laws, equality before the law. उससे हमने क्या पढ़ा कि now article 14 permits classification but it must be reasonable classification. No, reasonable classification क्या मतलब हो गया? अनुष्का का दूल्हा reasonable होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? तो reasonable कब माना जाए? अच्छी सैलरी हो, लड़का किसी बहुत ज्यादा उसके अंदर ऐसे ऐब ना हो, कमाने वाला हो, घर गृहस्थी को संभालने वाला हो, संस्कारी हो, दिस दैट, अगर वो सारी क्वालिटी होंगी तो उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे? रीजनेबल है। अगर हम ऐसे लॉ में बात करें कि क्लासिफिकेशन को हम लोग कब कहें रीजनेबल है ये, तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए 2 कंडीशंस आर देयर। इफ दिस क्लासिफिकेशन फुलफिल्स फॉलोइंग 2 कंडीशंस, निम्नलिखित 2 कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करेगा क्लासिफिकेशन, तब हम इसको कहेंगे दिस इज ए रीजनेबल क्लासिफिकेशन। बात समझ आ रही है आपको? अनुष्का को समझ जरूर पक्का आ गई होगी। तो फॉलोइंग 2 कंडीशंस, अगर निम्नलिखित 2 कंडीशंस को, शर्तों को पूरा करेंगे तो हम उसको कहेंगे दिस क्लासिफिकेशन इज व्हाट? रीजनेबल। रीजनेबल, हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन को रीजनेबल के लिए कितनी शर्तें चाहिए? 2 चाहिए अभी। अब तो यहां तक समझ में आ गया होगा। पहली शर्त क्या है? द क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ये जो है इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बोधगम्य अंतरक। क्या? बोधगम्य अंतरक, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब बोधगम्य डिफरेंशिया, मतलब ऐसे समझिए इसको। आप ये स्क्रीन पढ़िए आप लोग। दिस इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। क्या मतलब है? डिफरेंशिया को समझिए, पहले डिफरेंशिया समझाता हूं आपको। ये टर्म यूज की इन्होंने। क्या टर्म यूज की गई? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। समझ में तो नहीं आ रहा आप लोगों को? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं समझ में ना आए। 2 शब्द हैं, इंटेलिजिबल और दूसरा क्या है? डिफरेंशिया। और आपको अपने मेंस में यही टर्म यूज करनी है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। हिंदी में बोलते हैं बोधगम्य अंतरक। डिफरेंशिया क्या हो गया? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो आपने वर्गीकरण करा उसका आधार क्या हुआ? जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो कॉम्पिटेंसी में जो क्लासिफिकेशन हुआ एज के बेस पे हुआ, 18 ईयर से कम, 18 ईयर से अधिक। तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हुआ? एज हो गया। वो जो एज है। डिफरेंशिया क्या हुआ? डिफरेंशिया जो आधार है, किस आधार पे आपने वर्गीकरण करा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम ये कहें, इसको मैं ऐसे करता हूं, डुप्लीकेट और जैसे ओबीसी और जनरल कैटेगरी में यहां पर क्या हुआ? सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। क्या लिख रहा हूं? देखो, सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो ये सोशल, ओबीसी का जो क्राइटेरिया है, जो डिफरेंशिएशन हुआ, वो किस बेसिस पे हुआ? सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेस पे हुआ। तो सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या कहलाएंगे हम लोग? डिफरेंशिया। व्हाट इज द डिफरेंशिया? सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। बात समझ में? या फॉर एग्जांपल देखिए, और देता हूं उदाहरण डिफरेंशिया के। जैसे शिल्पा गुप्ता मैडम है, शिल्पा गुप्ता मैडम को
एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, नाउ यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल ऑफ ए गर्ल्स कॉलेज एंड द जो एलिजिबिलिटी है उस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए दैट ओनली द फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस। लेकिन मैं डर गया इस बात पर, I am equally qualified. Why should not I be the principal of this? I am more qualified than Shilpa Gupta just because now this is the differentiation, discrimination on the basis of gender. तो डिफरेंशिया क्या हो गया यहाँ पर? जेंडर हो गया। तो जेंडर डिफरेंशिया हो सकता है, एज डिफरेंशिया हो सकता है, सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंशिया हो सकता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन डिफरेंशिया हो सकता है। देयर में भी सो मेनी डिफरेंशिया जिसके आधार पर उनको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये है, इसकी लाइन पढ़ लीजिए, फिर मुझे बताइएगा आपको समझ में आया नहीं आया। आई टेक यू टू द स्क्रीन। पहले आप डिफरेंशियल का मतलब समझिए। डिफरेंशियल मतलब बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन विच डिस्टिंग्विशेस पर्सन्स और थिंग्स दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर फ्रॉम अदर्स लेफ्ट आउट ऑफ द ग्रुप। एक ये क्या हुआ? एक ग्रुप हुआ, ये बड़ा ग्रुप हुआ, इसे कहते हैं पॉपुलेशन का ग्रुप। इसमें से उन्होंने डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया? इन्होंने कहा कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी। तो ये जो ग्रुप टुगेदर जनरल कैटेगरी, ओबीसी हुआ, एसटी हुआ, ये जिस भी आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया पूरे पॉपुलेशन का, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिया। तो अब डिफरेंशिया का मीनिंग आपको समझ में आया या नहीं आया? मुझे सिर्फ इतना बताइए कि डिफरेंशियल समझ में आया या नहीं आया। प्लीज लेट मी नो द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिया। नाउ आई कम टू द टर्म इंटेलिजिबल। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब क्या है? इंटेलिजिबल का मतलब क्या है? इंटेलिजिबल को हिंदी में बोलते हैं बोधगम्य, यानी कि बोध जिसको आपकी बुद्धि स्वीकार करती हो, जिससे आपकी बुद्धि स्वीकार करती हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसी में समझाता हूं। देखिए, जनरल कैटेगरी और ओबीसी के डिवीजन की बात करते हैं हम लोग। मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि दिस इज ए सर्कल इंडिकेटिंग पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, total population, and now we want to divide it into the general category and OBC. कि OBC or the population should be grouped as a OBC, एक वर्ग को as a OBC ट्रीट किया जाए। Now if I say who are the OBCs, OBC को क्राइटेरिया क्या होगा? अगर मैं कहूं कि those who are, जिनका हम लोग ऐसा करते हैं, फेयरनेस का एक इंडेक्स बनाते हैं, इंडेक्स ऑफ फेयरनेस। तो जो जितना कम फेयर होगा एक डिग्री के बाद में, जिसकी 50% फेयरनेस से डाउन आएंगे, तो दोज ऑल शुड बी कंसिडर्ड एज ओबीसी। या ऐसा करते हैं, इंडिया को पूरा डिवाइड कर देते हैं एक वर्टिकल लाइन में, ईस्ट वेस्टर्न साइड जनरल और ईस्टर्न साइड, कंप्लीट ईस्टर्न साइड ओबीसी। अगर हम इस तरीके से करते हैं, ये हम लोग ब्लड ग्रुप लेते हैं, ब्लड पॉजिटिव नेगेटिव, इन सारे ग्रुप को हम लोग ओबीसी मानेंगे और बाकी ग्रुप्स को हम लोग जनरल कैटेगरी मानेंगे। तो क्या आपको बुद्धि को स्वीकार होगा ऐसा? आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, व्हाट इज दिस, हाउ कैन बी इट द क्राइटेरिया? इट मींस इट योर इंटेलिजेंस इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट लॉजिक ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिया का को आपको जो डिफरेंशिया इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय योर माइंड। आपके जो बोधगम्य मीन्स आपकी जो बुद्धि स्वीकार करे। आपके ओबीसी को अगर करना है तो आप करेंगे सोशल एंड एजुकेशन बैकग्राउंड पर। समझ में आता है कि जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको ओबीसी कहा जाए। ये आपकी बुद्धि को समझ में आएगा, आप उसको समझेंगे। और अगर आप ये कहें कि जी कलर के बेस पर, ब्लड ग्रुप के बेस पर या उनके रेजिडेंस के बेस पर अगर हम उसको करेंगे, सबको ग्रुप कर दें, इन बल्क कर दें, तो वो हमें समझ में नहीं आती बुद्धि। मुझे हमें समझ से बाहर की बात है, कहते समझ से बाहर की बात है। इसमें इट इज इनइंटेलिजिबल। अगर यहां समझ में आती है बात तो क्या है, इंटेलिजिबल बात हो गई है।
तो इंटेलिजिबल को हिंदी बोलते हैं बोधगम्य, जो आपकी बुद्धि स्वीकार करती हो। तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्लब करके हम पढ़ेंगे ऐसा डिफरेंशिया जिसे आपकी बुद्धि स्वीकार करती हो, जो एक आपको लगता हो कि हाँ ये दिस कैन बी ए फैक्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो प्लीज लेट मी नो अगर ये आपको बात समझ में आ गई हो तो इसका मीनिंग क्या, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मीनिंग कैसे होगा। ये यहां तक मैंने समझाया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया समझ में आया आपको या नहीं आया। अब मैं आपको केस ला पढ़ाता हूं एक इस केस पे। केस का नाम है के ए अब्बास। के ए अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको समझिए आप लोग। गौरव तुम गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो। अभी पहले के अब्बास को समझिए, मैं दोबारा समझाता हूं आप लोगों को, समझ में आएगा। के अब्बास के फैक्ट्स को समझते हैं हम लोग क्या है। तो मैं आपको स्क्रीन दिखाऊं पहले, ताकि स्क्रीन ढंग से पढ़ पाएंगे आप। इन दिस केस वैलिडिटी ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 वाज चैलेंज्ड। व्हिच एक्ट? दिस इज वैलिड। अभी अभिषेक आपको आएगा समझ में। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 को चैलेंज किया गया। किस बात पे क्या हुआ? इट मेक्स अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन। इन्होंने कहा कि ये जो लेजिस्लेशन है, द नेम ऑफ द लेजिस्लेशन इज व्हाट? सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। It is what? Cinematograph Act 1952, and it is making unreasonable what? Unreasonable classification. Unreasonable classification. Therefore, it is being challenged, and that Cinematograph Act should be declared null and void. क्या खास बात हुई? क्या था इसके एक्ट के प्रोविजंस? क्या हैं समझिए। सिनेमा फिल्म्स are classified into two categories, A films, U films, according to their suitability for adults or young people. आप सब जानते हैं इस बात को। तो सिनेमेटोग्राफ के बेस पर उसको एडल्ट फिल्म और अनरेस्ट्रिक्टेड फिल्म्स के रूप में होता है। तो ये हुआ ए फिल्म्स। ए फिल्म्स कौन सी हुई? ए फिल्म्स कैन ओनली बी एग्जिबिटेड टू एडल्ट्स, ओनली फॉर एडल्ट्स, एंड यू मीन्स अनरेस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन, किसी भी व्यक्ति को हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो दिस इज द सिनेमेटो कौन सा एक्ट की बात कर रहे हैं? सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। क्यों चैलेंज हुआ? कि ये अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन करता है। और इसके एक्ट के प्रावधान क्या है? क्योंकि ये फिल्मों को दो हिस्सों में, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए फिल्म्स और यू फिल्म्स। ए फिल्म्स, यू फिल्म्स। किस बेस पर? क्यों कहा उन्होंने? सुटेबिलिटी फॉर एडल्ट्स और यंग पीपल। If this film is suitable only for adults, we will give it a criteria. If it is suitable to all the population, we will give it to U criteria. So argument ये था कि जो मोशन पिक्चर है ये भी एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, and this should be entitled to equal treatment with other forms of expression. यहीं तक समझिए, पहले मैं समझाता हूं यहां तक। अगर आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना सब पर? हाँ देखिए, उन्होंने कहा जो अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है, लाइक देयर आर मैगजीन्स, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, दे आर नॉट कैटेगराइज लाइक दिस, है ना। तो ये जैसा मीडिया, जैसे फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ये है आपका टेलीविजन, ये हुआ अदर पेंटर्स हो गए, पेंटिंग हो गए, आपका न्यूज़पेपर प्रिंट आउट होते हैं, कोई मैगजीन निकलती है, जो अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है उन्हीं के वैसे ही हमारा इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, एंड वी आर नॉट बीइंग ट्रीटेड इक्वली एज द अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस, एंड देयरफॉर दिस इज ए अनरीजनेबल। व्हाई? क्यों? इन्होंने क्या कहा कि जो अदर फॉर्म्स ऑफ स्पीचेस हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ स्पीचेस हैं, है ना, बट नन ऑफ देम हैव बीन सब्जेक्टेड टू प्रायर रेस्ट्रेंट। आप उससे तो नहीं पूछते हैं जाकर के कि न्यूज़पेपर तो पहले नहीं पढ़ते हैं आप जाकर के कि न्यूज़पेपर पहले से पढ़ कर देखा जाए कि वेदर इसको कोई सर्टिफिकेट देना है, इसको ए दें, यू दें, इसमें कोई ऐसे एलिमेंट, ऐसी बात तो नहीं छपी हुई है कि जो गलत हो। प्रायर रेस्ट्रेंट जो है,
प्रायर रेस्ट्रेंट, आप पहले फिल्म को देखेंगे, देन यू विल अवॉर्ड ए सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट और यू सर्टिफिकेट। दिस इज व्हाट प्रायर रेस्ट्रेंट मींस, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया आपने, ओनली फॉर अडल्ट्स लगा रहे हैं, तो आपने उसके व्यूअर, नंबर ऑफ व्यूअर्स को कम कर दिया। अगर आप प्रोड्यूसर है फिल्म के और आपकी फिल्म को एक ए सर्टिफिकेट मिलता है, तो उससे क्या होगा, लॉट ऑफ नंबर ऑफ पीपल विल नॉट कम टू योर टू दी पीवीआर, सिनेमा नहीं जाएंगे क्योंकि वे फैमिली के साथ नहीं देख सकते, ये एडल्ट फिल्म हो गई, भी इसको ए सर्टिफिकेट मिला है, तो उससे आज ए प्रोड्यूसर आपको नुकसान हो रहा है उसमें, क्योंकि यहां पर आगे प्रायर रेस्ट्रेंट। तो इन्होंने के बास में ये बात हुई, इन्होंने कहा कि नो, इट इज अनरीजनेबल, ये नहीं होना चाहिए, मेरे साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। आप न्यूज़पेपर्स को नहीं चेक करते, आप मैगजीन्स को पहले चेक नहीं करते, आप न्यूज़पेपर छप गया, यू विल टेक एक्शन लेटर ऑन, ऐसे मेरी फिल्म को आने दीजिए, कुछ गलत होगा उसके बाद में एक्शन लीजिए, मेरे प्रायर रेस्ट्रेंट क्यों लगा रहे हैं मेरे ऊपर ये। तो दिस इज द कंटेंशन ऑफ पिटिशनर, जो कि कोर्ट में गए इसको लेकर के। क्या कहा, क्या बात आई, उसने क्या कहा, स्क्रीन दिखाता हूं आपको। He claimed that treatment of motion pictures on different footing was an invalid classification from others. तो आपने मोशन पिक्चर्स को और आपने अदर फॉर्म्स को क्लासिफाई कर दिया और ये इनवैलिड क्लासिफिकेशन है। समझ में आई नहीं आई, समझ रहे? तो ये हुआ क्लासिफिकेशन। अगर जिन लोगों को पहले क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आया हो तो वो अब समझ गए कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। मैंने सोचा ये ऐसे सोचा केस लॉ की हेल्प से समझाऊंगा आपको। दिस इज दी, तो वन ग्रुप इज व्हाट, मोशन पिक्चर्स। एक अगर पूरे एंटायर ग्रुप क्या है, पूरा ग्रुप है एक्सप्रेशन, फॉर्म मीडिया ऑफ एक्सप्रेशंस, उनमें से एक ग्रुप कौन सा अलग कर दिया गया, मोशन पिक्चर्स का, और बाकी को अलग। मोशन पिक्चर्स के साथ एक डिफरेंट प्रकार का एक ट्रीटमेंट होगा कि उनको हम लोग सर्टिफिकेट अवॉर्ड करेंगे, ए सर्टिफिकेट और यू सर्टिफिकेट। तो पिटिशनर ने इसी को चैलेंज किया कि दिस जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज इनवैलिड क्लासिफिकेशन। एंड व्हाट द कोर्ट हेल्ड, कोर्ट ने क्या कहा, उसने ये कहा व्हाट इज द दिस इज, देखिए केस का नाम है के ए अब्बास। जो एक्ट है, चैलेंज कौन सा एक्ट हुआ है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट चैलेंज हुआ है। देखिए 7:30 हो गए और बीच में आपकी जो क्लासेस में थोड़ा सा व्यवधान पड़ा, मैं आई एम मेकिंग दैट नाउ, मैं इसको टॉपिक को खत्म करके हटूंगा। तो 10-1 मिनट आपके खराब हुए होंगे किसी वजह से, तो आपको नुकसान नहीं करूंगा भाई। मैं सिनेमेटोग्राफ एक्ट को चैलेंज किया गया, क्यों चैलेंज किया इन्होंने कहा कि दिस इज अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन कैसा है, अनरीजनेबल है। देखिए क्यों कहा अनरीजनेबल, उन्होंने क्यों कहा कि आप जो है सर्टिफिकेट करते हैं, ए सर्टिफिकेट करते हैं और यू सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करते हैं इसको, ए सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट। कैसे कि आप कहते हैं कि भाई ये ए सर्टिफिकेट है किसके लिए, अडल्ट्स के लिए, और यू सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन के लिए, और ये आपका कहना गलत है। आई शुड बी जो अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है उनके साथ मुझे इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये कहा पिटिशनर का कहना है। कोर्ट ने क्या कहा, अब आवाज आ रही नहीं मेरी, आ रही है, बताइए एम आई ऑडिबल और नॉट। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि देखिए दिस इंस्टेंट अपील है, इंस्टेंट अपील ऑफ मोशन पिक्चर्स, इंस्टेंट अपील्स ऑफ मोशन पिक्चर। इन केस ऑफ मोशन पिक्चर्स थिंग्स आर डिफरेंट, चीजें दूसरी है। इंस्टेंट अपील able to stir up emotions more deeply than any other product of art। अब मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था, इंटेलिजेंट डिफरेंशिएशन की जब बात कर रहा था मैं, कोर्ट ने कहा कि डिफरेंशिएशन है। व्हाई दिस, जो पिटिशनर है वो क्या कह रहा है कि वेदर दिस इज द प्रिंट मीडिया और वेदर दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देयर इज नो डिफरेंस। मोशन पिक्चर्स को आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि सभी क्या फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है, ये फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है सबका ये। इन्होंने कहा कि नो डिफरेंस है, मोशन पिक्चर्स दे स्टिर इमोशंस मोर डीपली। अगर आप फिल्म देखते हैं जो वो आपके इमोशंस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, इंपैक्टिंग पावर ज्यादा है वो। इफेक्ट ऑफ इज वेरी ग्रेट, इफेक्ट ऑफ मोशन पिक्चर्स इज वेरी ग्रेट। और ये बच्चे हैं दे ऑल्सो रिमेंबर द एक्शन इन द पिक्चर एंड ट्राई टू इमिटेट व्हाट दे हैव सीन। जो उन्होंने देखा होता है वो उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि जैसे सलमान खान ने घूसा मारा वैसे ही मैं करूं।
तो मोशन पिक्चर का जो इफेक्ट है वो ज्यादा गहरा है, वो डीप है, और आप अदर फॉर्म से कंपैरिजन उसको नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्म्स इनटू टू कैटेगरीज, यू फिल्म्स एंड ए फिल्म्स, इज ए रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो यहां पर जो डिफरेंशिया हुआ यू में और अदर फॉर्म से डिफरेंशिया हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, किस बेसिस पर उन्होंने डिफरेंस किया कि भाई इफ मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसेस ए डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट इन द मेंटालिटी ऑफ द व्यूअर, एंड दैट इज व्हाट क्या कहेंगे, डिफरेंशिया हुआ। ये हुआ अंतरक, आधार उनमें डिवाइड करने का जो बेस है वो क्या हुआ, डिफरेंशिया हुआ। और वो रीजनेबल, इंटेलिजिबल है नहीं है, इंटेलिजिबल है, बोधगम्य है, आप बुद्धि को स्वीकार करेंगे। ये आपके इसको रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये जो डिफरेंस करने का बेस आधार है वो समझ में आता है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। जी, तो मैंने कहा कि रीड ए पर, अगर कोई व्यक्ति बुक रीड करता है, सी द स्क्रीन, इफ ए पर्सन रीड्स द बुक और अदर राइटिंग, आप हियरिंग स्पीच, पेंटिंग देखता है, स्कल्पचर देखता है, दैट इज नॉट सो डीपली स्टेड, उसके इमोशंस उतने ज्यादा नहीं होते हैं, वो है ना, बाय सीइंग ए मोशन पिक्चर। तो इन दोनों का डिफरेंस है, देयरफॉर ट्रीटमेंट ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑन ए डिफरेंट फुटिंग इज ए रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो आप आर यू गेटिंग? सो अब आप समझे, तो इन दिस केस देयर वाज द रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मीडिया, टाइप ऑफ मीडिया। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन हुआ, है ना, क्लासिफिकेशन कैसा हुआ, रीजनेबल हुआ। डिफरेंशिया क्या हुआ, डिफरेंशिया हुआ मीडियम का टाइप, किस प्रकार का है ये, मोशन पिक्चर की ट्रीटमेंट दूसरा हो गया। इंटेलिजिबल क्यों हुआ, क्योंकि ये एक लॉजिक है, उसके पीछे एक्सेप्टेंस है। अब नाउ आई टेक यू टू दी अगेन दिस टेस्ट, दिस वॉज, अब प्लीज हम लोग यहां पर थे, यहां से कनेक्ट करेंगे दोबारा सो दैट आप इसको समझ पाए अच्छे तरीके से। देखिए, क्लासिफिकेशन टू बी रीजनेबल मस्ट फुलफिल फॉलोइंग टू कंडीशंस। नंबर फर्स्ट कंडीशन इज दैट इट मस्ट बी फाउंडेड अपॉन एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया को अब समझ में आ गया होगा आपको, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया इंटेलिजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब क्या होता है, विच डिस्टिंग्विश, या ऐसे कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आधार क्या है। और इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था इंटेलिजिबल होना चाहिए, डिफरेंशिया का मीनिंग समझ में आ जाएगा आपको। और ये है सेकंड बात क्या है, डिफरेंशिया मस्ट हैव ए रेशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट sought to be achieved by the act। ये सेकंड कंडीशन है, क्योंकि दो कंडीशन थी ना, फॉलोइंग टू कंडीशंस। तो पहली कंडीशन थी, टू कंडीशन थी, देखो ये थी ना, टू को मैं गोल कर रहा हूं आपके लिए, टू कंडीशन थी। पहली क्या थी, द क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड अपॉन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, एंड सेकंड क्या है, जो डिफरेंशिया है मस्ट हैव ए रेशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए डिफरेंशिया, दो शब्द आ गए। अब डिफरेंशिया समझ आ चुका मैं आपको अच्छी तरीके से। एक है ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या मतलब इस बात का, यहां तक पहली कंडीशन समझ में आ गई ना आपको? प्लीज राइट, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा यहां पर अभी, है ना। अब डिफरेंशिया को और ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना है आपको आपस में। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट हुआ उद्देश्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो रिजर्वेशन देते हैं, रिजर्वेशन का उद्देश्य क्या है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द ओबीसी, अपलिफ्टमेंट ऑफ द एससी एसटी कैटेगरी, तो वो हुआ उसका ऑब्जेक्ट। और सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड पे उनकी ग्रुपिंग करना, वो हुआ उनका डिफरेंशिया। तो एक होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन। तो प्लीज लेट मी नो कि अब इन दोनों का मतलब को समझ में आता है या नहीं आता है, इन दोनों को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? प्लीज राइट डाउन, these are two distinct things. Why you are differentiating? To achieve the object.
तो यू विल हैव टू सी, इसीलिए व्हाट इज नेसेसरी, जरूर क्या, देयर मस्ट बी ए नेक्सस, नेक्सस मींस क्लोज रिलेशनशिप, उनके मध्य एक अभिन्न संबंध होना चाहिए, किसके बीच में, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन, जिस आधार पर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका और जो ऑब्जेक्ट है उसका, उसके बीच में अंतर संबंध होना चाहिए, नेक्सस होना चाहिए। इसको समझिए क्या मतलब है इस बात का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मोहल्ले में, आप सॉरी मोहल्ला नहीं, आपके शहर में, आपके प्रदेश में एक क्या कहते हैं, वैकेंसी डिक्लेयर की गई। वैकेंसी किसके लिए है जी, आपको कांस्टेबल बनना है, पुलिस में भर्ती होनी है, ऐसे मान लीजिए पुलिस में भर्ती के लिए क्या हो गया, अब पुलिस में भर्ती होनी है। अब उन्होंने क्राइटेरिया कर दिया कि इतनी हाइट होनी चाहिए और उसके फिजिकल पैरामीटर्स उन्होंने बना दिया। अभी इन्होंने क्वालिफिकेशन कर दी। अब ये उन्होंने जो क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, क्वालिफिकेशन दे रहे हैं और जो उसकी जो वैकेंसी है उसके साथ सीधा कनेक्ट है कि यहां पर एक हमको एक जो रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब है या आर्मी जॉब है उसके लिए है, तो देयर इज ए वी नीड ए स्पेसिफिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल हेल्थ एज वेल, फिजिकल पैरामीटर्स मैटर्स है इन दिस केस। तो ये वो कनेक्ट, नेक्सस को समझाने की कोशिश, नेक्सस की स्पेलिंग लिखी है इसमें, एन ई होना चाहिए। नेक्सस को समझे, आप आपस में समझ, क्लोज रिलेशनशिप। अभी इसमें टाइम लगेगा इस टॉपिक को, तो कल हम लोग क्या करेंगे, प्लीज शुरू करेंगे कि नेक्सस को मीनिंग समझाना था। कल मुझे पूरा बैकग्राउंड समझाना ना पड़े, आप लोग थोड़ा याद तैयारी करके बैठना है इसमें। तो सेकंड कंडीशन को कल हम लोग समझेंगे, कल और भी केस को डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। हाँ, नेक्सस का मतलब है कि संबंध। चलिए दो और समझाता हूं। नेक्सस का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट की ही बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जो 18 इयर्स एज पर हमने क्लासिफिकेशन किया, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु विल बी 18 इयर्स अबव, नॉट कॉम्पिटेंट बिलो 18 इयर्स। तो यहां पर एक संबंध है, क्योंकि मेच्योरिटी जो ऑब्जेक्ट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एनफोर्सेबल। अगर बच्चा करेगा तो उसकी मेच्योरिटी का लेवल ही उतना नहीं है कि हम उस पर एनफोर्स कर पाए उसको, वो है ना। तो यहां पर क्लासिफिकेशन का जो आधार बनाया आपने, एज बनाया, वहां पर जो उद्देश्य है उसका, उससे सीधा आपको संबंध दिख रहा है यहां पर। ये अब अगर कोई ये कहे कि टीचर की भर्ती हो, टीचर की भर्ती हो, उसमें कहेगी नो आपको इतने दौड़ लगानी है, इतना आपको फिजिकल, इतने छाते फूल जाने चाहिए, इतना पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर दें, तो आप क्या कहेंगे कि भाई जॉब की नीड से तो कोई संबंध नहीं है इस बात का, देयर इज नो नेक्सस। तो नेक्सस हो ना, कुछ नेक्सस का मतलब क्या है, नेक्सस का मतलब है कि संबंध, डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप, है ना, उसको बोलते हैं नेक्सस। तो कह रहे हैं जो क्लास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है और ऑब्जेक्ट ऑफ फैक्ट है, इसके बीच में, इसके मध्य एक नेक्सस होना चाहिए, इनके मध्य एक क्लासिफिकेशन का एक सीधा संबंध होना चाहिए, अदरवाइज ये रीजनेबल नहीं होगा। सो देख लीजिए, स्लाइड पढ़ लीजिए। It is only when there is no reasonable basis for classification, the legislation making such classification may be called discriminatory. अगर वो classification reasonable नहीं होगा, then we will call it discriminatory. Thus, legislature may fix the age to the contract. ये मैं समझा चुका। हाँ, nexus का मतलब है relation between the two. सो दो क्राइटेरिया होनी चाहिए इसमें, मैंने आपको बताया, हम लोगों ने टॉपिक आज डिस्कस किया है टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। कल हम लोग बात करेंगे